हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 138 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने हाइब्रिड कॉपर एसेंस के मदद से ऑगो के द्वारा उन 6 स्टार लेवल 9 के बंदे को मरवा दिया होता है, लेकिन इसी बीच वहां का प्रिंस और उसके बॉडीगार्ड बच के निकल जाते हैं। तो अब फिर हमें लू फेंग और बाकी सबको दिखाया जाता है जहां पे वो उनके बाकी रिमेन्स को क्लीन अप कर रहे थे। अब वहां पे खोजने पे उन्हें एक एआई क्वांटम कंप्यूटर भी मिलता है, जिसे देखकर लू फेंग उसे थंडर गॉड को दे देता है, क्योंकि थंडर गॉड के पास अपनी एआई नहीं थी और लू फेंग के पास अपनी एआई थी जो कि बबाताई थी, और वैसे भी होंग के पास खुद की एआई कंप्यूटर थी। अब वहां पे और ढूंढने पे वहां पे एक स्टोरेज रिंग भी मिलती है और एक स्पिरिट वेपन भी मिलता है। अब उन सारे के पास उतना ज्यादा ट्रेजर्स तो नहीं था, लेकिन टीम नान है ने कई सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट भी किया था। अब उन साढ़े 6 स्टार लेवल 9 वॉरियर्स में से 3 स्पिरिट रीडर्स थे और वहीं पे 3 फाइटर्स भी मौजूद थे। अब वहाँ पे लू फेंग को एक फ्लाइंग स्पिरिट वेपन भी मिलता है जो कि उन्हीं 3 स्पिरिट रीडर्स में से एक का था, और लू फेंग उसे ऑगो को दे देता है। और वहीं पे लू फेंग को जेनेटिक वेपन भी मिलता है जिसे कि वो तियान नान हेंग को दे देता है, और फिर वो उस स्टोरेज रिंग को थंडर गॉड को दे देता है, और इसे पाकर थंडर गॉड बहुत ही खुश हो जाता है। अब वो स्टोरेज रिंग भले ही छोटी हो, लेकिन थंडर गॉड इससे सेटिस्फाइड होता है। अब वहाँ पे वो लोग इससे लूट कर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उनका नेक्स्ट स्टॉप विंड कॉर्नर स्टोन था, और लू फेंग इसके जगह को मार्क कर देता है। अब ये विंड कॉर्नर स्टोन सेक्टर वर्ल्ड का ही हिस्सा था, जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ थंडर का कोर था, और ये वर्ल्ड ऑफ विंड एंड थंडर था। अब होंग अपने स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर है। अगर वो अपने स्पीड से जाए तो वहां जाने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। अब उस सेक्टर लॉर्ड में ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई थी, जिसके कारण उनकी स्पीड भी उतनी ज्यादा नहीं थी, और उन्हें बबाता के सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरा पे ही निर्भर रहना पड़ता है, और वो हर रोज 10,000 किलोमीटर चल रहे थे, और इसी के साथ उन्हें पहुंचने में 1 महीना तो लग ही जाता है। अब यहाँ पे आगे चलते चलते वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, और लू फेंग बताता है कि यहाँ पे आने पे हमें ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और एलिमिनेशन मिलता है। अब यहाँ पे ये लोग ऐसे करते थे क्योंकि वो लोग इस लाइफ एंड डेथ को सिचुएशन को लाते थे, और जो लोग भी पास होते वो यूनिवर्स मर्सनरी ट्रेनिंग में लाने के लायक थे, क्योंकि अगर ये इन जैसे मामूली खतरों का सामना नहीं कर सकते तो ये यूनिवर्स के बड़े खतरों का सामना कैसा कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर होंग भी एग्री करता है, और अभी के दरमियान वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड में 3 कोर है, जिनका नाम है वैली, विंड एंड थंडर। अब उन्हें यहाँ चूज करना था कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। अब थंडर गॉड इसे सुनकर कहता है कि ये सारे तो बहुत ही डेंजरस हैं, और फिर लू फेंग कहता है कि हमें फर्स्ट रूट पे जाना चाहिए जो कि वैली का था। अब यहाँ पे फर्स्ट रूट में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे बीस्ट का राज हुआ करता है, लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर से थोड़ा सा कम खतरनाक है, क्योंकि थंडर और विंड बहुत ही खतरनाक थी। अब यहाँ पे होंग भी मान जाता है और वो लोग फर्स्ट रूट की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पे वो उस रास्ते की तरफ निकल तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उड़कर वो लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें बीस्ट के अटैक का खतरा था, और अगर ऐसा वो करते तो ये उनके लिए सुसाइड ही था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की टीम से बचकर निकल गए होते हैं, और वो अभी लॉन्ग सू माउंटेन रेंज में होते हैं, जहाँ पे चोयू अपने ह्यूज ब्लेड को पकड़े हुए अपने दांतों को मसल रहा होता है, और अभी बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसके सारे दोस्त मारे गए, और वो बहुत ज्यादा शॉक भी होता है और गुस्से में भी होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि स्टार लेवल के वॉरियर्स में वो जीनियस का भी जीनियस कहलाया करता था, और उसकी ट्रेनिंग 100 टाइगर बिल्डिंग में हुई करती थी, और उसका फाउंडेशन भी सॉलिड था, लेकिन उसने वहां पे लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन को नहीं देखा था, और अभी चोयू का हार्ट पूरे तरीके से धड़क रहा होता है, और कहता है कि मैं लगभग मारा ही गया था। अब यहाँ पे उसने तो कई सारों को मारा था, लेकिन उसने कभी भी अपने मौत को अपने आंखों के सामने नहीं देखा था,
और फिर इसी के बाद वो जान जाता है कि वो डेथ से कितना ज्यादा ही डरता है। अब वो यहाँ पे खुद को काम करने की कोशिश करता है और अपने बाकी दोस्तों को कहता है कि मुझे गार्ड करो, मैं वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में जा रहा हूँ। अब उसके बॉडीगार्ड भी ये सुनकर उसे गार्ड करने लगते हैं। और अब फिर हमें बताया जाता है कि 100 टाइगर बिल्डिंग की तरफ से एक ऑर्डर मिली हुई थी, जो कि अगर सेक्टर लॉर्ड के एग्जाम में उन्हें हर दिन एक एक मैसेज भेजना पड़ता है, जिसके कारण उन सबको पता चल जाता है कि अगर मेल आ गया तो वो लोग जिंदा है और अगर मेल नहीं आया तो वो लोग मारे जा चुके हैं। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मोटा आदमी जिसके सर पे 2 हॉर्न्स होते हैं वो एक चेयर पे बैठा होता है और तभी उसके पास एक और मैसेज आता है और वो मेल ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब इसे देखकर वो फैटमैन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उनकी टीम एक और जिंदा है। लेकिन जब वो मेल पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है उसके 8 टीम में से 2 ही बंदे अलाइव है और उन्होंने सेकंड इलाइट को भी खो दिया है। अब इसे देखकर वो शॉक होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है और वो प्रूफ करने के लिए अपने बाकी 7 मेंबर्स को मेल करता है। लेकिन जबकि वो मरे हुए होते हैं तो कोई का भी रिप्लाई नहीं आता है और इससे उसे पता चल जाता है कि वो सारे मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे वो बॉडीगार्ड्स कोई मामूली बॉडीगार्ड्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लेवल 3 के एलाइट्स को खो दिया था और वहीं पे उनमें से एक बंदा था जो कि लेवल 2 का एलाइट था, जो कि बहुत ही रेयर था। और फिर वो मोटा आदमी अपनी आंखों को खोलता है और अपने एक्सटर्नल सिमुलेटर की तरफ देखता है और कहता है कि हम लोग हेडक्वार्टर्स के नज़दीक हैं, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को पर्सनली डिलीवर करूँगा। और फिर हमें बताया जाता है कि उस प्लैनेट का नाम ब्लैक टाइगर स्टार था और हमें उस प्लैनेट के बारे में बताया जाता है कि ये प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इनमें कई सारे एले थे और एक एलाय 100 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। अब वो मोटा आदमी अपने शिप को लेकर डॉकिंग बे पे आ चुका होता है और वो वहाँ से उतरता है और देखता है कि सामने कई सारे आदमी खड़े होते हैं जो कि ब्लू रोब को पहने हुए होते हैं। अब वहाँ पे कई सारे लोग थे जिन्होंने उस ब्लू रोब को पहना हुआ था और उनके चेस्ट पे 2 स्टार मर्सनरी का मेडल लगा हुआ था। अब वो मोटा आदमी जैसे जैसे गुजरता है सबके सामने बो करता है और सामने वाला भी उसके सामने बो करता है। अब इस 100 टाइगर बिल्डिंग में ब्लू रोब का मतलब है यूनिवर्सल लेवल, लेकिन हमें बताया जाता है कि उस फैट मैन की लेवल सिर्फ स्टार लेवल की है, लेकिन उसके रुतबे की कारण उसके पास ब्लू रोब है और यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर जितनी ही उसके पास अथॉरिटी है। और यहाँ पे अगर किसी बंदे ने व्हाइट रोब को पहना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो डोमेन लॉर्ड है और कोई अपर एचुलेंस भी हो सकते हैं, और अगर उन्होंने ब्लैक रोब को पहना हुआ है तो इसका मतलब कि वो एक सेक्टर लॉर्ड के बंदे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस 100 टाइगर बिल्डिंग्स में भी कई सारी यूनिवर्सल लेवल शिप के खड़े हैं और यही इसका प्रूफ है कि ये 100 टाइगर बिल्डिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार सेक्टर उस कैंगलेन स्टार के प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ थंडर में लू फैंग और उन 5 को 36 दिन गुजर चुके होते हैं और वो ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। अब उनके रास्ते में कई सारे झाड़ियां भी आती हैं जो कि यूनिवर्सल लेवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को हार्ड बना लेती है, और ये इतना हार्ड था कि ये अर्थ के डायमंड से भी कई गुना हार्ड था। अब ऐसे ही करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे और बबाता के सर्वेलेंस की वजह से उन्हें कोई भी बीस्ट का मुकाबला नहीं करना पड़ रहा था और वो बड़े आसानी से आगे बढ़ रहे थे। और फिर लू फैंग और सबसे कहता है कि हम लोग 3000 किलोमीटर और आगे जाके रेस्ट करने वाले थे। अब यहाँ पे सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और फिर यहाँ लू फैंग कहता है कि मुझे लगा था कि बबाता के वार्निंग के कारण ये यूनिवर्स मर्सनरी ट्रेनिंग एग्जाम आसान हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि ये और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। यहाँ पे उनका प्लान और भी ज्यादा लंबा चल रहा था। अब लगभग 4 घंटे चलने के बाद वो लोग वहाँ आ जाते हैं और लू फैंग उन्हें रुकने को कहता है। अब यहाँ पे होंग और थंडर गॉड लू फैंग की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लू फैंग के पास कोई एक स्पेशल सेंसर है जो कि आगे आने वाले सारे खतरों को नाप रहा है। अब यहाँ पे लू फैंग टियान नान और आगू को उन सब का गार्ड करने के लिए कहता है। अब वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और फिर लू फैंग वहाँ के सराउंडिंग को सर्वे करने लगता है। और फिर अभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि हम लोग लकी थे कि हमें उतना ज्यादा खतरों का सामना नहीं करना पड़ा, आखिरकार हम अब जाके सांस ले सकते हैं। और फिर होंग भी कहते हैं कि शायद
कल जैसा सीन आज न हो। अब लू फेंग भी कल की बातों को याद कर रहा था और वो भी डरा हुआ था। अब उनका स्क्वाड अगर नॉर्मल पास रहता तो वो मारे जाते और अगर उनके पास हाइब्रिड कॉपर एसेंस नहीं होता तो वो मारे जाते। लेकिन तभी लू फेंग की टीम को कई मॉन्स्टर डिस्कवर कर ले जो कि 18 किलोमीटर दूर होते हैं और उन्होंने बहुत पहले ही लू फेंग की टीम को डिस्कवर कर लिया होता है जब वो लोग वहां के रास्ते से गुजर रहे थे। अब यहाँ पे उनसे बचना तो आसान था क्योंकि यहाँ पे कई सारे झाड़ियां थी, लेकिन उन सब के मॉन्स्टर में से एक का नाक बहुत ज्यादा तेज था जिसके कारण वो अगर कहीं चले भी जाते तो वो उनका पीछा करते रहते और अगर वो आते रहे तो उनके साथ कई और सारे मॉन्स्टर भी जुड़ जाते जिसके के कारण वो लोग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ लू फेंग डिसाइड करता है कि वो उन बीस्ट को मार देगा। और फिर यहाँ पे ये सब खत्म होने के बाद थंडर गॉड कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बुरा दिन चल रहा है। तो होंग कहते हैं कि तुम्हें इस समय का ट्रेनिंग में यूज करना चाहिए क्योंकि हमें बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो ये सुनकर लू फेंग और थंडर गॉड कुछ नहीं कहते हैं और अपने आंखें बंद करके खुद को ट्रेन करने लगते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग अपने इन दिनों के यहाँ रहने के कारण खुश भी था। अब यहाँ पे कई सारे हादसे भी हुए थे और वो सब मरते मरते हुए भी बचे थे, लेकिन इसी प्रेशर के कारण उन्होंने इस 36 दिनों में बहुत ही ज्यादा ग्रो किया होता है और यहाँ की यूनिवर्सल एनर्जी एसेंस उनके और भी ज्यादा काम आ रही थी जो उनके ट्रेनिंग को फास्टर बनाए दे रही थी। और प्लस में उनके ऊपर एवोल्यूशन कैटलिस्ट का भी असर होता है जिसके कारण उनकी ट्रेनिंग फास्ट हो रही थी। और फिर इसके बाद लू फेंग अपने पर्सनल वर्चुअल स्पेस में आ जाता है जहाँ पे लू फेंग व्हाइट रोब में इंटर करता है और उसके सामने ब्लड रेड कैसल आता है और वो फिर अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो 18 रॉक्स गोलेम होती हैं वो लू फेंग को अपना मास्टर बुलाती है और इसके बाद वो ट्रेनिंग रूम में जाता है और उस ट्रेनिंग रूम में कई सारे किताबें हुई होती हैं और वो पूरे यूनमो प्लैनेट सेट के मैनुअल्स होते हैं और लू फेंग डायरेक्टली जाके सोल सील पार्ट 2 को चुनता है। और फिर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि आराम से एप्पल को खा रही थी, लेकिन तभी जब वो लू फेंग के हाथों की किताबों को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो जोर से लू फेंग को पुकारती है। अब ये देखकर लू फेंग कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो बबाता शौक होते हुए कहती है कि क्या तुमने बेसिक ऑफ सोल सील को फिनिश कर लिया है। और फिर हमें उस सोल सील के बारे में बताया जाता है कि ये यूनमो प्लैनेट सेट के टॉप रैंक पे आता है, लेकिन लू फेंग ने इसको बड़े ही आसानी से सारे बेसिक्स के ट्रेनिंग को सीख लिया होता है। और अभी के दरमियान लू फेंग मेनली सोल सील और टावर ऑफ वाइट पे फोकस कर रहा था क्योंकि ये ट्रेनिंग मैनुअल्स यूनमो प्लैनेट के मास्टर के द्वारा ही दिए गए थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यूनमो प्लैनेट के मास्टर इसी सोल सील के कारण अपने पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर सके थे। अब लू फेंग के इन टेक्निक को सीखने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और ये सब उसी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी की वजह से हो रही थी। नहीं तो अगर बबाता के प्लान के मुताबिक देखा जाए तो लू फेंग को 50 साल ही लग जाते स्टार लेवल तक आने के लिए क्योंकि उसे अपनी फाउंडेशन को सॉलिड बनानी थी ताकि वो सोल सी और टावर ऑफ वाइट के बेसिक्स को सीख सके। अब लू फेंग बबाता को शौक होते हुए देखकर कहता है कि इसमें क्या बुरा है। तो बबाता कहती है कि क्या तुम उस पूरे सोल सी पार्ट 1 के पूरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया। तो लू फेंग कहता है कि हाँ। तो ये सुनकर बबाता कहती है कि ओह, मैंने लगा था कि तुम्हें इसे सीखने में और भी साल लगेंगे। और अब फिर बबाता उसे कहती है कि तुम 10,000 ब्लेड सोल सी को यूज कर सकते हो और इसे सीख सकते हो। ये सोल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक है जो तुम्हें कंप्लीटली 10,000 ब्लेड सोल सील में ही मिलेगा और जब तुम इसे सीख जाओगे तो तुम अपना स्लेव सील भी बना सकते हो। अब ये सुनकर लू फेंग भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अभी के लिए उस सोल सील को टेक्निक को सीखने के लिए कई सारी रिक्वायरमेंट्स जरूरत थे जिसके लिए अभी लू फेंग उसमें फिट नहीं बैठता था। तो इसलिए लू फेंग को वो बबाता कहती है कि तुम्हें पहले 10,000 ब्लेड्स टेक्निक को यूज करना सीखना चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या यहाँ पर तो कई सारे स्किल्स है, तो आखिर मैं इसी स्किल को क्यों सीखूं। तो ये सुनकर बबाता उसे बोलती है कि स्टूपिड, तुम्हें एक ही चीज पे फोकस करना है, क्या तुम अपने सोरिंग शटल पे फोकस नहीं करते हो। और फिर वो बोलती है कि ये 10,000 ब्लेड सोल सील ट्रांसफॉर्मेशन अपने एनिमी के सोल पे डायरेक्टली अटैक करता है जिसके कारण उसका सर फटने लगता है और इसी
के बीच तुम अपने सोडिंग शटल से उसे मार सकते हो और अगर हाँ थोड़ी सी भी देर हुई तो तुम्हारी जान जा सकती है। अब ये सुनकर लू फेंग भी मान जाता है और बताता कहती है कि तुम्हें इसे शुरू करना होगा, लेकिन इस 10,000 ब्लेड सोल को सीखना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम इसे खत्म करोगे तुम अपना स्लेव सील भी बनाना सीख जाओगे और तुम किसी को भी डायरेक्टली अपना स्लेव बना सकते हो, जैसे कि तुम्हारे टीचर ने 9 अनडाइंग बेंग्स को अपना स्लेव बना लिया है। अब ये सुनकर लू फेंग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अभी स्लेव सील को ही पूरी सीरियसली के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। तो भाई लोग किसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग क्या करने वाला है। क्या लू फेंग उस टेस्ट में पास हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर लू फेंग के पास कोई और बड़ा खतरा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।